हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। फैमिली सेहत पढ़ाई और अच्छे से ख्याल आप लोग रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप करेंगे हम लोग डिस्कस। सिटीजनशिप में कुछ टॉपिक हैं। जो सिटीजनशिप है, आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, एक्यूजिशंस ऑफ सिटीजनशिप है, स्पेसिस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, ओवरसीज सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप से। ठीक है, ये सारे डिस्कस आज हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। नागरिकता जो है वो दो तरीके से है, दो तरह से। एक इंडियंस का है, मीन्स एक भारत की नागरिकता है, और दूसरा एक विदेश की नागरिकता मिलती है। दो तरीके से नागरिकता मिलती है। जो भारत के नागरिक होते हैं उनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस दिया गया है, और जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। आज हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में भी, और जो विदेश की जो सिटीजनशिप्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नागरिक है वो दो तरीके से है। एक भारत के नागरिक हैं और एक विदेश के नागरिक है। भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य, जो भारतीय राज्य है, ये उनके पूर्ण सदस्य होते हैं। जो भारत के नागरिक होते हैं वो भारत के पूरी तरीके से वो सदस्य होते हैं। मीन्स वो किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में। जैसे इलेक्शन हो गए, ठीक है, आप भारत में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं। अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो आप उसमें वोट भी डाल सकते हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये सब सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, जो विदेश के नागरिक होते हैं वो अन्य राज्य के नागरिक, भारत के नागरिक नहीं होते हैं। जो अन्य राज्य के नागरिक हैं, जैसे कि कोई अमेरिका का नागरिक है, उनके पास अमेरिका की नागरिकता है, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाते। वो क्या कहलाएंगे? विदेशी नागरिक कहलाएंगे। और जो इंडिया के जो नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स 15 में कहा गया है, आर्टिकल्स 15 में कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद विरुद्ध है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग, मीन्स लड़का हो या लड़की हो, जन्म स्थान मतलब वो किसी भी भारत के राज्य में हुआ हो, बिहार में ही हुआ हो, मीन्स किसी भी वो राज्य का हो, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल्स 15 में कहा गया। आर्टिकल 16 में कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। लोक नियोजन मीन्स जो जॉब की होती है, सर्विस की जो होती है, जो वैकेंसीज निकलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक अमीर इंसान ही उसको वैकेंसी को भर सकता है, उसको फिलअप कर सकता है, वही उसी जॉब में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर करके एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आर्टिकल 16 के तहत अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो उसको बराबर का अधिकार दिया गया। अब आप कहेंगे कि कुछ सीटें जो होती है वो रिज़र्व होती है। वो क्या होती है? वो रिज़र्व होती है। किसके लिए? एससीज और एसटी के लिए। क्यों होती है? ये तो वो आर्टिकल 16 का अवहेलना हो रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब गरीब है, वो उसको बराबर करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए ऐसा किया जाता है। तब उस समय आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होता है। ये आपका आर्टिकल 32 जो है देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा पॉलिसी जो दो व्यक्तियों को बराबर करे, ठीक है, जो दो व्यक्तियों को बराबर करे, वो ऐसा कानून ला सकती है संसद। इसीलिए आर्टिकल 16 का अवहेलना या इसका राइट का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल्स 19 कहती है कि वाक स्वतंत्रता मीन्स बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले, कुछ भी किसी को बोलते चले जाएं, ये नहीं है। उसके लिए भी आपके ऊपर बैन लगा सकती है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जैसे कि अभी महंगाई बढ़ गया हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता का वो पुतला फूंकना चाहता है तो वो अपना अभिव्यक्ति दिखाता है। ठीक है, तो आपको उसकी भी स्वतंत्रता हमारे देश में दी गई है। फिर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। किसी भी संघ
बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। संचरण निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। घूमने गए, आपको वो जगह पसंद आ गई, नहीं ये मुझे जगह पसंद आ गया, मैं यहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप वहाँ वो निवास कर सकते हैं। अगर आप वहाँ निवास कर रहे हैं तो आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो आप जो है व्यवसाय भी कर सकते हैं। आपको आर्टिकल्स 19 ये राइट देती है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी कोने में संगठन बना सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने में। ठीक है, ये आर्टिकल्स 19 आपको राइट देती है। अब आर्टिकल्स 29 और 30 क्या कहती है ये देखेंगे। आर्टिकल्स 29 जो है वो कहती है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। संस्कृति मीन्स जो हमारा कल्चर है, हम उन लोगों को, हम उस कल्चर को सुरक्षित या उनको संरक्षण प्रदान करें, ये आर्टिकल्स 29 हमें देती है। और शिक्षा संबंधी अधिकार, किसी भी व्यक्ति को बराबर शिक्षा का अधिकार है, वो अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति का हो, उससे मैटर नहीं करता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जगह का हो। इवन विदेशी भी जो है उनको भी, मतलब अगर वो हमारे देश में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, तो उनको भी बराबर का ही शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अधिकार जो है वो उनको नहीं दिया जाएगा जो हमारे भारत के नागरिक को दिया गया है। फिर लोकसभा चुनाव में मतदान के अधिकार। अगर लोकसभा चुनाव, जैसे कि प्रधानमंत्री जो है वो कहाँ से उठते हैं, लोकसभा से उठते हैं, तो उनके चुनाव में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं। तो वो आप कहाँ से दे रहे हैं, वो आप सिटीजनशिप होने के नाते आप जो है उनको अपना वोट देते हैं। एक वोट कितना कीमती होता है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में भी आप मतदान देने का अधिकार रखते हैं इंडियन सिटीजनशिप होने के नाते। लेकिन कोई विदेश का नागरिक है तो उनको लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं देने दिया जाएगा। अगर फिर उसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। कोई भी संसद का अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलएज, एमपीज जो है वो अगर सदस्य बनना चाहता है संसद का, तो वो सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। कौन बनेगा, तो जो भारत के नागरिक होंगे। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। फिर है सार्वजनिक पद। सार्वजनिक पद मीन्स हो गया आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्य के राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महाधिवक्ता जो हो गए। कि योग्यता रखने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को है, वो विदेश की नागरिकता को नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लें। हाँ, आप लोगों को इतने सारे सिटीजनशिप होने के नाते राइट तो दे दिए गए हैं, अब आप लोगों के कुछ कर्तव्य भी है, आप लोगों को कुछ कर्तव्य में भी बांधा गया है। जैसे कि कुछ कर्तव्य क्या है, तो टैक्स देना। ठीक है, टैक्स देना, फिर उसके बाद में जो नेशनल फ्लैग है उनकी रिस्पेक्ट करना, फिर राष्ट्रगान जो है, नेशनल सॉन्ग्स जो है उनको सम्मान देना, फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, ये सब आप लोगों की कुछ कर्तव्य है। आप लोग अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है ये पार्ट 2 में आते हैं। किस में आते हैं, ये पार्ट 2 में आते हैं। और ये आर्टिकल्स 5 to 11 जो है भारत की नागरिकता के बारे में कहा गया है। भारत की नागरिकता हो या फिर विदेश की नागरिकता हो, मीन्स टोटल सिटीजनशिप्स के बारे में आर्टिकल्स 5 to 11 कहा गया। इसमें संशोधन कितनी बार हुए हैं, तो 1955 में हुआ है, 1957, 1960 में, 1985 में, 86 में, 52 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में हुआ है। अब नागरिक होने के नाते आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, बट वो कैसे किया जाएगा, उसकी व्यवस्था क्या है, क्यों किया जाएगा, कैसे, कुछ तो आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो करने के लिए भारत का आपका मूल निवासी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से स्थानांतरित मीन्स वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ भारत में आए हैं और आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आप केंद्र सरकार को अपना एप्लीकेशन देंगे और वो जो है कुछ दिनों के बाद आपको खुद रिप्लाई करेगी। लेकिन एप्लीकेशन देने से पहले, बाद में नहीं,
पहले आपको 7 साल या 6 महीना आपको रहना पड़ेगा भारत में, ठीक है, तभी जा कर के आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, वो भारत से पाकिस्तान गया हो लेकिन फिर वो वापस भारत लौट आया है, तो उसको भी भारत का नागरिकता दिया जाएगा। मूल भारत का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। भारत से बाहर रह रहा हो अगर वो पढ़ने के पर्पज़ से या फिर बिजनेस करने के पर्पज़ से या फिर कमाने के पर्पज़ से कोई भी व्यक्ति चला ईरान, इराक, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो भी हो, लंदन, फ्रांस, चीन, ये सब तो लोग जाते ही हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सब में इंडिया के जो भी जितने भी लेबर्स होते हैं वो सब जाते ही हैं कमाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है। जी नहीं, उसकी नागरिकता ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एक अलग से पेपर्स होते हैं, पासपोर्ट्स होते हैं, वो उसकी वजह से उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ पे वो रजिस्टर करवा लिए हैं कि मैं इस पर्पज़ से जा रहा हूँ बाहर, ठीक है। और भारत की नागरिकता के लिए कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल्स 9 में कहा गया है, आर्टिकल्स 9 में कहा गया है कि वह व्यक्ति ये नागरिक नहीं होगा या भारत का मूल नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लियो। सपोज एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैं अभी इंडिया की नागरिक हूँ, ठीक है, अगर मैं खुद की मर्जी से अमेरिका की नागरिकता को स्वीकार कर लेती हूँ तो मेरा यहाँ की जो नागरिकता है, इंडिया की जो नागरिकता है, वो खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर वहाँ की नागरिकता ले लेती हूँ तो मेरा यहाँ का नागरिकता खुद ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार किसी विधि का निर्माण करे, ठीक है, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो उसके तहत वो भारत का जो नागरिक है वो उसको माना जाएगा। आर्टिकल्स 11 कहता है कि संसद को ये अधिकार है, सिर्फ किसको अधिकार है, तो वो संसद को अधिकार है, ठीक है। संसद को अधिकार ये है कि वह नागरिकता अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य किसी विषय से संबंध में विधि बना सकती है, ठीक है। नागरिकता से संबंधित कोई भी विषय हो, कोई भी प्रावधान हो, वो जो है सिर्फ और सिर्फ संसद को बनाने का अधिकार है। फिर आप भारत की नागरिकता अर्जन कैसे कर सकते हैं, एक्विजिशंस ऑफ सिटीजनशिप आप किस तरीके से अर्जित कर सकते हैं, तो वो जन्म के आधार पे तो वो जन्म के आधार पे आप कर सकते हैं, वंश के आधार पे कर सकते हैं, फिर पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार को आवेदन प्राप्त होने पर, फिर प्राकृतिक रूप से, फिर क्षेत्र समाविष्टि और असम समझौता, ये सब को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वंश के जन्म के आधार पर कहने का मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व मीन्स पहले, या तो फिर 26 जनवरी 1950 के बाद या तो फिर 1 जुलाई 1947 के पहले जन्म लिया व्यक्ति ये पिता के जन्म की राष्ट्रता के बावजूद जो है वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। 1 जुलाई या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई के पहले, ठीक है, इस दोनों के बीच आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि 8 अगस्त 1949 को मेरे पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ है और वो जो है रह रहे हो इंडिया में, तो हम इसका नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 3 दिसंबर 2004, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद वह व्यक्ति भारत का नागरिकता ले सकता है जो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वंश के आधार पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो लेकिन 10 सितंबर 1992 से पहले वो भारत में रह रहा हो, तो वो वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता जो है, उसके पापा जो है वो भारत के नागरिक रहे हो। भारत का नागरिक बनने के लिए जन्म के समय, जैसे किसी भी कोई व्यक्ति का जन्म
होना है, ठीक है। तो उस समय जन्म होने के समय उनके माता या पिता दोनों में से कोई अगर एक भारत का नागरिक है तो भी वो बन सकता है भारत का नागरिक, ठीक है। अब दूसरा है आपका पंजीकरण के द्वारा, मीन्स रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप बन सकते हैं। केंद्र सरकार को इसके लिए आपको आवेदन देना होगा, केंद्र सरकार को आवेदन देनी होगी आपको, आप उनको आवेदन देंगे तो वो उनके आवेदन को आपके एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो कुछ इनके शर्त भी है। शर्त क्या है? वो भारत का मूल व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने के ठीक पहले 7 साल भारत में रह रहा। आवेदन जैसे कि मुझे देना है, ठीक है, आज मैं आवेदन दे रही हूँ, तो मैं आज देने से पहले 7 साल में रह चुकी हूँ, तभी मैं आवेदन उनको दे सकती हूँ। ये जो है पंजीकरण के द्वारा है। फिर भारत का मूल व्यक्ति जो वो जब डिवाइडेड नहीं हुआ था भारत, तब से मैं देश के अन्य देश में अगर रह रही हूँ तब भी मेरा यहाँ का भारत का नागरिकता ले सकती हूँ। और फिर दूसरा जो है, कोई अगर बाहर का व्यक्ति है, कोई बाहर का व्यक्ति अगर वो भारत के व्यक्ति से विवाह कर लेता है, ठीक है, अगर वो भारत के व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो उसकी भी नागरिकता ले ली जाए, मतलब दे दिया जाएगा उनको प्रार्थना पत्र देने के बाद। फिर वह जो नाबालिग बच्चा है उसकी भी नागरिकता, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरा आयु पूरा कर लिया गया और पूरी क्षमता के साथ उसके माता पिता उनको कह रहे हैं कि तुम अपनी इच्छा से नागरिकता ले लो, जैसे कि अब प्रियंका चोपड़ा को ही देख लीजिए, जैसे कि वो मतलब इंडिया की है, ठीक है, अब वो शादी अगर पाकिस्तान के लड़के से की है तो उनका जो बेटा या बेटी होगा वो भारत की नागरिकता लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कब होगा? जब उसका 18 साल हो जाएगा। तो वो, ये तो प्रियंका चोपड़ा मीन्स एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ। तो वो उनके जो बेटा या बेटी है वो या तो न भारत का नागरिक लेगा या तो फिर अपने पापा जो पाकिस्तान से उनका नागरिकता लेगा, ठीक है। तो वो उसके बेटे पर डिपेंड करता है। फिर कोई व्यक्ति जो कि अपना पूरा आयु पूरा कर लिया हो और किसी देश के नागरिक के रूप में 5 साल से पहले से पंजीकृत हो या पंजीकरण का 12 महीना हो गया हो तो भी वो रह सकता है। या फिर कोई भी समुद्र के पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 साल से पंजीकृत है, जैसे कि समुद्र के पार आप समझ सकते हैं इस तरीके से, कोई मेडागास्कर में है, कोई श्रीलंका में है, ठीक है। तो वहाँ समुद्र के पार अगर कोई पंजीकृत किया हुआ 5 वर्ष से पंजीकृत है तो वो अगर इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है तो वो उसको 12 महीना निवास करना होगा, रहना होगा हमारे इंडिया में, तभी जा कर के उनको पंजीकृत किया जाएगा। और फिर चौथा है आपका प्राकृतिक रूप से, ठीक है, चौथा है आपका प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार को आवेदन होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। हर किसी के पास भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र है, जैसे कि अभी आप लोगों का आधार कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड क्या है कि एक आप इंडिया के सिटीजन्स हैं, ये इस चीज़ का आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है। और दूसरा है आपका क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस पर क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिकता घोषित करती है। मीन्स जैसे कि गोवा में पहले मतलब देश आज़ाद होने के बाद भी जो है उसमें पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन बाद में जो है इंडिया गवर्नमेंट जो थी, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, जो इंडिया की सरकार जो थी, वो क्या की हमारे भारत में मिला ले गोवा को। तो आज जो भी गोवा की नागरिक है वो भारत की नागरिक कहलाएगी, ना कि पुर्तगाल की नागरिक कहलाती है। वो क्या कहलाती है? तो वो इंडिया के सिटीजन्स कहलाएगी। तो इसी को क्षेत्र समाविष्ट कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद छठा है और लास्ट जो है वो असम समझौता है। असम समझौता से आच्छादित व्यक्तियों के लिए, मीन्स जब इसमें जो है ना एक साइन हुआ था, एक समझौता हुआ था 1985 में। कब हुआ था? तो 1985 में, ठीक है, 1985 में एक समझौता हुआ था कि जो भी मतलब भारत का मूल व्यक्ति है या मूल निवासी है वो 1 जनवरी 1966 से पहले बंगाल से असम आया हो और अपने प्रवेश के बाद वो असम का निवासी हो। अब इसमें इस तरीके से इसको ऐसे समझेंगे मैप से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे, जैसे कि ये हमारा मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। तो यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पे क्या है? असम है। यहाँ पे क्या है? असम है। और 1 जनवरी 1966
से, ठीक है। ये बांग्लादेश से कहाँ आया हो, असम आया हो, अगर यहाँ आ करके ये पूरी तरीके से असम में ही रह गया हो, ठीक है, ये पूरी तरीके से असम में ही रह गया हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसी को कहा गया है असम समझौता से आच्छादित व्यक्ति। अच्छा ठीक है, इतना सारा आप लोगों को तो नागरिकता दे दिया गया, अब आप लोगों की नागरिकता समाप्ति होने की भी बारी आ गई है, ठीक है, बारी आ गई है। तो अब आप लोगों की नागरिकता देखिए कैसे समाप्ति होती है। स्पेसिस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता समाप्ति जो है, टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजनशिप, इसके तीन कारण से होते हैं। पहला है आपका त्यागना। अगर कोई व्यक्ति है अपनी मतलब कोई व्यक्ति है, उसको वो 18 साल हो गया और पूरी तरीके से वो मैच्योर हो गया है, अब वो अपना नागरिक यहाँ का छोड़ना चाहता है, उसको अमेरिका पसंद आ गया है कि नहीं अमेरिका अच्छा जगह है, मैं वहीं पे नागरिकता लूँगा और वहीं पे मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह करूँगा, वहीं मैं सेटल हो जाऊँगा, तो वो अपने खुद की मर्ज़ी से वो त्याग देगा। और दूसरा है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी का मतलब ये हुआ कि हम इंडिया गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना बोले कहीं और की हम नागरिकता ले लिए, इनको बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए हम अमेरिका की नागरिकता ले लिए, तो वो खुद ब खुद मेरा इंडिया का जो नागरिकता है, सिटीजनशिप जो है, सिटीजन जो है, वो खुद बर्खास्त हो जाएगा। और तीसरा जो है वंचित करना या होना, ठीक है, फर्जी तरीके से प्राप्त की गई नागरिकता, कोई भी मतलब फर्जी तरीके से छल कपट जो होता है उस तरीके से किया गया है, या फिर भारत संविधान जो उसके प्रति अगर अनादर जताता है तो भी उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। या फिर कोई भी दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, जैसे कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई युद्ध चल रहा हो, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति चाइना का सपोर्ट करता है, उसको जाकर के मतलब कुछ ऐसे गुप्त बातें हैं इंडिया का, अगर वो उसको इन चाइना को जाके बता देता है, तो जाकर के उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। या फिर पंजीकृत या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की अगर कोई कैद उनको किया गया है, वो जैसे कि कोई यहाँ की व्यक्ति है, ठीक है, अगर किसी दूसरे देश में फ्रांस में उसको 2 साल की सज़ा हो गई है, तो भी उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो और वो एक बार भी इंडिया नहीं आया, तब भी उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये सब कारण से उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अब है सॉरी अब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में। अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता मिलेगी, मीन्स वहाँ पे राज्य की भी नागरिकता है और केंद्र की भी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश में एक ही नागरिकता है। वो ऐसा कभी सुने कि हम बिहार राज्य के नागरिक हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं, आई एम एन इंडियन सिटीजनशिप, मीन्स इंडियन सिटीजनशिप्स हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं। तो भारतीय संविधान संघीय है, इसने दोहरी राज पद्धति को अपनाया। राज पद्धति को जो है ये दोहरी अपनाया गया है, केंद्र और राज्य है, लेकिन जो न्याय पद्धति है वो भी इसका सिंगल है। कौन है? एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर विदेशी नागरिकता, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदल कर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक रखा मतलब रख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनको तो देख लिए क्या क्या अधिकार प्राप्त है, अब देखेंगे कि जो विदेश के नागरिक है उनको क्या नहीं प्राप्त है। जो जो विदेश की नागरिकता है उनको विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निबंधन है, ठीक है। फिर उसके बाद विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर प्राप्त है। जो विदेशी नागरिक है, जैसे कि यहाँ पे टूरिज्म लोग जो होते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों को कार्ड दिया जाता है, OCI कार्ड होता है उस तरीके से। फिर है न, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर विदेशी नागरिक के अंदर सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं है। जैसे कि लोक नियोजन में हम लोगों को आर्टिकल 16 के तहत दिया गया है, लेकिन क्या यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी निकलता है, कोई भी वैकेंसीज वगैरह निकलती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए अमेरिका के स्टूडेंट को आप बोल सकते हैं वो यहाँ का फॉर्म फिलअप कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप अमेरिका का कोई भी वैकेंसी निकलेगा तो आप यहाँ से जाकर के अमेरिका में फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सार्वजनिक रोजगार है उसकी अवसर की संभावना का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिक को नहीं है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है। कोई भी व्यक्ति विदेशी है, जैसे कि कोई भी
अभी चीन हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ का कोई भी नागरिक अगर हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो क्या हम लोग उनको बनने दें, मतलब उनको संविधान बनने देगी? नहीं बनने देगी। तो वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं है ना। फिर उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सब विदेशी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए क्वालिफाई नहीं है, विदेशी नागरिक को नहीं चुना जाएगा। मतदान के रूप में जो पंजीकृत किए जाने का अधिकार है, किसी भी विदेशी नागरिक को आप इलेक्शन में इलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी विदेशी नागरिक जो है वो नहीं बन सकता है। फिर विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य जो है वो नहीं चुना जा सकता है। फिर सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामले से संबंधित के लिए वो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपके विदेशी नागरिकता को प्राप्त नहीं है। ठीक है, विदेशी नागरिकता को प्राप्त नहीं है। और आज हम लोगों ने सिटीजनशिप्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स, जो भी मतलब फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता सकूँ, समझा सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। और आप लोग अपने फैमिली सेहत पढ़ाई अच्छे से ख्याल रखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।